हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब खुश होंगे और अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे। तो हम एकलव्य एजुकेशन की तरफ से फिर दोबारा से आपसे जुड़ गए हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे मोशन 1D के बारे में। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, अंशु सोनी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन 1D के बारे में, मोशन 1 डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करते हैं। स्ट्रेट लाइन दोनों तरह हो सकती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, यानी जो ऑब्जेक्ट है या तो आगे से पीछे मोशन करेगा या ऊपर या नीचे मोशन करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन मोशन इन 1D को पढ़ने से पहले हम कुछ उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए भाई समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है बेटा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब जो मैकेनिक्स है, फिजिक्स के खानदान का वो टॉपिक है जो किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में स्टडी करता है, ठीक है भाई। अब इस मैकेनिक्स के खानदान के भी छोटे छोटे खानदान हैं, बात समझ में आ रही है। यानी मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को डील करते हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है भाई? स्टैटिक्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में स्टडी करने को कहते हैं भाई, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक का नाम होता है स्टैटिक्स। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करें विदाउट नोइंग देयर कॉज, यानी हमें नहीं पता उसका मोशन किस वजह से है लेकिन फिर भी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स, ठीक है भाई। तीसरा है हमारा डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? जब हम किसी बॉडी के या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन साथ में उसकी कॉज भी हमें पता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बॉडी के मोशन की स्टडी कर रहा हूं लेकिन इसके मोशन की कॉज भी मुझे पता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस टॉपिक को हम बोलेंगे डायनामिक्स, ठीक है भाई। तो बताइए, मोशन की जो कॉज होती है वो क्या होती है? फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो जब हम फोर्स पढ़ने लग जाएंगे इसका मतलब वो टॉपिक क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स कहलाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम जानते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स है क्या भाई? रेस्ट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या है? रेस्ट में हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप रेस्ट हैं, लेकिन ये सारी सच्चाइयाँ मैं थोड़ी देर में खोलने वाला हूँ कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। बहुत बड़ी गलतफहमी है एक्चुअली हमारी, ठीक है। तो रेस्ट क्या है भाई? तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी को रेस्ट में तभी बोला जाएगा जब वो बॉडी अपनी पोजिशन को टाइम के साथ साथ और सराउंडिंग के साथ साथ चेंज नहीं कर रही होगी, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not या if it is not changing its position with time and surrounding। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ और सराउंडिंग के साथ साथ चेंज नहीं कर रही है, जैसा कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रहे हैं, तो हम किस में हैं? हम रेस्ट में। लेकिन जैसे ही क्या होगा, अगर मैं अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज करने लग जाऊंगा, और सराउंडिंग क्या है? ये बोर्ड, ये मोबाइल, ठीक है भाई, सभी चीज़। तो जब भी मैं क्या होगा भाई? सराउंडिंग के आसपास और टाइम के साथ साथ अगर अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा हूं तो मैं मोशन के अंदर हूं। तो डांस करने लग गया था, ठीक है भाई। अगला क्या बेटा? तो रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है हमारा रेस्ट और मोशन से जुड़ी हुई रहस्यमय बातें। अगर आप 11th में नए हैं तो जानकर बहुत हैरान होंगे। तो सबसे पहली बात है भाई, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। अभी रिलेटिव टर्म्स कैसे भाई जरा समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जो ट्रेन में बैठा हो, अपनी अम्मा से बात कर रहा हो, लगातार कह रहा है, अम्मा जी हम कानपुर से निकल गए हैं, हम दिल्ली के लिए पहुंच रहे हैं, हम यहाँ से निकल गए हैं, हम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ठीक उसके सामने ट्रेन में ही बैठा हुआ बंदा सोच रहा हो, यार ये कितना बड़ा झूठा है, झूठ बोले जा रहा है। इतनी देर से सीट पर बैठा हुआ है लेकिन बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो कितना बड़ा झूठ बोले जा रहा है। लेकिन ठीक उसी के बाहर, ट्रेन के बाहर अगर कोई बंदा उसे देखेगा तो उसे वो बात करता हुआ बंदा मोशन में नजर आएगा, बिकॉज उसे रेलगाड़ी भी मोशन करती हुई नजर आएगी। समझ में आगे नहीं आ गया? तो यहां पर हमने क्या देखा भाई कि जो बैठा हुआ बंदा था, ठीक है भाई, वो ट्रेन में ही बैठे हुए बंदे को रेस्ट में दिखाई देता है, लेकिन ट्रेन से बाहर बैठे हुए बंदे को ये बंदा मोशन में दिखाई देता है, ठीक। तो कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में, हमें कैसे पता लगता है? यही हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में? तो डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है या उसे देखने वाला कहाँ पर है, जिसे हम ऑब्जर्वर भी कहते हैं। तो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो हम बोलेंगे ये बंदा रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर, उसे ऑब्जर्व करने वाला ट्रेन के बाहर है तो हम क्या बोलेंगे? ये मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसे किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में या ट्रेन के बाहर जो बंदा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी बॉडी का मोशन या रेस्ट क्या होता है? बोलो बेटा, रिलेटिव होता है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस में हो या फिर मैं किस में हूं, तो आप बोलेंगे भैया आप तो रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन अगर यही बात मैं अंतरिक्ष में बैठे हुए किसी बंदे से पूछूं तो वो क्या बोलेगा? कि आप मोशन में हो, बिकॉज
उसके रिस्पेक्ट में तो पृथ्वी लगातार मोशन कर रही है और अभी भी कर रही होगी, तो उसे मैं मोशन में दिखाई दूंगा। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट में या फिर मोशन में, यानी हम किसी भी बॉडी का रेस्ट में होना या मोशन में होना कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते या एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट भी यही है, एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी कांट डिफाइन। ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? ओनली रिलेटिव मोशन। हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन डिफाइन कर सकते हैं या रिलेटिव रेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, यानी हम कह सकते हैं कि मैं रेस्ट में तो हूं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? बोलो बेटा, मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। मैं मोशन में होता हूं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? अंतरिक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम सिर्फ रिलेटिव मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जिस ऑब्जेक्ट का पॉइंट, जिस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन ये गलत है। एक बड़ी सी रेलगाड़ी को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कैसे, जरा जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट फिजिक्स में किसे कहते हैं? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स साइज। ठीक है भाई, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा चला गया डिस्टेंस अगर उसके साइज से बहुत बड़ा हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, अगर एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म से चल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है, ठीक है भाई, तो उस रेलगाड़ी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिकॉज रेलगाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बहुत छोटा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं एक रेलगाड़ी कानपुर से दिल्ली जाती है, ठीक है, तो कानपुर से दिल्ली चला गया जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, लेकिन रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो उसके रिस्पेक्ट में काफी छोटी है, तो वहां हम रेलगाड़ी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है? अगली बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं तो उस बॉडी के रोटेशनल मोशन को या वाइब्रेशनल मोशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, या रोटेशनल मोशन को कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को या वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर कर रहा हूं तो इस बॉडी को मैं कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसकी दो शर्तें हैं सिंपल, या तो इसके वाइब्रेशनल, अगर आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसके वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन को एकदम इग्नोर कर दो जब ये मोशन कर रहा होता है। क्लियर है? और अगर आप इसके वाइब्रेशनल मोशन को या रोटेशनल मोशन को कंसिडर कर रहे हो तो भाई इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट आप नहीं मान सकते। ऐसा क्यों भाई? तो सिंपल सी बात है, जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो रोटेशनल मोशन करते वक्त ये कितना डिस्टेंस चल रहा है? ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस तो चल रहा होगा, आप देख पा रहे हैं भाई, इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है भाई, अब ये जो डिस्टेंस है वो इसके साइज के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं किया सकता। ठीक है भाई, यानी इसके द्वारा जो जब ये रोटेशनल मोशन करता है तो इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, ठीक है भाई, इसके साइज के रिस्पेक्ट में या इसके साइज के कंपैरेबल है। इसी वजह से हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे अगर मैं इसका रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन कंसिडर कर लूं तो। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। तो चलिए भाई समझते हैं अब डिस्टेंस को। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं, ए से बी तक जाने में किसी ऑब्जेक्ट ने पूरा पाथ फॉलो किया, ठीक है, तो इस पूरे पाथ में, इस पूरे जर्नी के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हम उसकी टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी निकल कर आएगी? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया बोलो बेटा? टोटल हो गया 5 मीटर। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस। अगला क्या बेटा जी? डिस्टेंस जो होता है बेटा हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाऊं और उससे बोलूं मुझे 1 किलो आटा चाहिए, तो क्या मुझे सिर्फ डायरेक्शन बताने की जरूरत है या 1 किलो बोलना काफ़ी है? या मुझे बोलूं मुझे 1 किलो आटा दो दक्षिण की दिशा में तोलकर, या मुझे 2 किलो आटा दो उत्तर की दिशा में तोलकर, ऐसा तो नहीं बोलते कभी, है ना? सिंपल क्या बोलेंगे? मुझे 1 किलो आटा दो, वो समझ जाएगा और 1 किलो आटा दे भी देगा। ठीक है, तो वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वहीं पर अगर मैं किसी बोलूंगा कि फोर्स लगाओ, है ना, मेरी गाड़ी कहीं पर रुकी हुई है, एक आगे खड्डा है, ठीक है, वहां पर क्या भाई मेरी गाड़ी फंस गई है, तो मैं उस बंदे को बोलूंगा धक्का मारो। बात समझ में आ रही है? तो भाई सिंपल सी बात है, वो धक्का उसे कहां से लगाना चाहिए? नाले की तरफ से जाकर या फिर नाले की तरफ
ठीक है। तो वहाँ पर क्या स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी कि फोर्स कहाँ से लगाना है। अगर गलत डायरेक्शन में फोर्स बता दिया तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है। अगर जो गाड़ी अगर वो खाई के पास खड़ी होगी और खाई की तरफ अगर मैंने बोल दिया फोर्स लगा दो तो हो गया काम तमाम, ठीक है भाई, निपट गया वो बंदा। लेकिन अगर खाई से दूर ले जाने के लिए फोर्स लगाया जाए तो हमारी लाइफ सेव हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम बोलते हैं फोर्स लगाओ तो हम क्या बोलते हैं, 2 न्यूटन फोर्स लगाओ दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो होप आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्लेन द डिस्टेंस। अगला क्या है, डिस्टेंस कैन बी जीरो और द पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। यानी डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगा। फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं जीरो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत मोशन करूँ तो मैं पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करूँगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर क्या हो बेटा, कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ जाते हैं बेटा जी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया भर में घूमकर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है, तो उसने जहां से शुरुआत की थी और जहां पर उसने खत्म किया है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसमें पूरे पाथ के लेंथ की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कवर करना है या इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। कैसे यूनिक डायरेक्शन होती है, और वो यूनिक डायरेक्शन होती क्या है, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये इसकी डायरेक्शन है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है तो भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू डी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए भाई, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट सेम एज डिस्टेंस। अच्छा, मैं डिस्टेंस की यूनिट बताना आपको भूल गया। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, बाकी अदर यूनिट आपको ज्ञान हो गई, किलोमीटर, डेकामीटर, एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो डिस्टेंस के जैसी होती हैं, डिक्टो सेम, ठीक है। अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने समझा दिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है जरा जानते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है भाई, एक्स इक्वल टू 2 मीटर, और इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 3 मीटर। तो ये इनकी पोजीशंस हैं। बात समझ में आ रही है। और अगर मुझसे कोई बोले बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 3, इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर, तो निकल कर आता है भाई 1 मीटर, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। बहुत सिंपल। अब मैं बात करता हूँ भाई यहाँ पर जीरो की। क्लियर है भाई। जीरो वाला केस कैसा होगा, तो जीरो वाले केस में एक ऑब्जेक्ट ए से जाएगा, ठीक है भाई, ए से बी पर गया और फिर दोबारा वापस बी से ए पर आ गया। तो बताइए भाई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है भाई, और यहाँ पर वो गया 3 मीटर पर, और फाइनली वो कहाँ पर आ गया, ए पर ही आ गया। यानी उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है बेटा, ए ही है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ चेंज इन पोजीशन, बताइए भाई चेंज इन पोजीशन कितनी हुई, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन भी उसकी 2 मीटर पर ही थी, इनिशियल पोजीशन भी उसकी 2 मीटर पर ही थी, ठीक है। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा, जीरो डिस्प्लेसमेंट किया। होप सब बच्चों को बातें समझ में आ रही होंगी। नेगेटिव वाला कैसे होगा, तो पहले जल्दी से इसको लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को, मैं आपको नेगेटिव वाला एग्जाम्पल भी देके दिखाता हूँ। चलो भाई, तो नेगेटिव वाला कैसा होगा बेटा समझते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाला एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया। देखो भाई, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ने ए से चला और बी पर पहुँच गया। इसकी पोजीशन थी भाई हमारी 2 मीटर और इसकी पोजीशन थी भाई हमारी 3 मीटर, ठीक है भाई। लेकिन एक पोजीशन यहाँ पर और भी है, इसको मैं लिख लेता हूँ ओ, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी पर जाता है, बात समझ में आ रही है, और बी से चलकर ए पर आता है, फिर ए से दोबारा से कहाँ पर आ जाता है, ओ पर आ जाता है। अब आप लोगों को बताना है भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है भाई। तो चेंज इन पोजीशन होगा क्या, जरा देखते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ पर है बेटा, वो फाइनल पोजीशन है 1 मीटर पर। इनिशियल पोजीशन क्या थी, जहां से उसने शुरुआत करी थी 2 मीटर। तो 1 में से अगर 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, बोलो बेटा, -1 मीटर। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड। तो नोट कर लो, इसको मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को कंपेयर करने वाले हैं, आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, ठीक है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया भाई मैंने डायग्राम ले लिया। इस डायग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई गया, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर इस बॉडी के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स को कंपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या ए से लेकर सी तक उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या ए से लेकर डी तक उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सेम उसने ए से लेकर ई तक कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो चलिए भाई समझते हैं। तो सबसे पहले ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लिख लेंगे। तो ए से लेकर बी तक उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ए से लेकर सी तक उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, तो यहाँ पर पाथ क्या फॉलो किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितने मीटर हो गए, 2 मीटर। फिर ए से लेकर डी तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, टोटल 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर ए ई के अंदर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया भाई, तो ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ। तो भाई इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 मीटर। तो भाई 1 मीटर ही किया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगला अब मैं बात करता हूं ए से लेकर सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई ध्यान रखना, ए से लेकर सी तक का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो सबसे पहले मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा, और इसी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। क्लियर है बेटा। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा। तो ये जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी, √2। तो ये आ गया भाई हमारा √2 मीटर। क्लियर है। वहीं पर अब मैं बात करता हूं ए से लेकर डी तक। तो ए से लेकर डी तक की अगर मैं बात करूंगा, तो ए से लेकर डी तक, तो ए से लेकर डी तक में इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो 1 मीटर निकल कर आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं बोलूंगा भाई अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर। वहीं पर अगर मैं बात करूं ए से लेके ई, तो अब ए से लेके ई तक में ए इनिशियल पॉइंट है, ई फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है भाई, ये पूरा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, तो इन दोनों को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो इस पूरी लाइन की लेंथ क्या होगी, 1 + 1 2 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हर एक केस में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्शन बोलेंगे फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, सॉरी यहाँ पे है ए टू बी, यहाँ पर क्या होगी फ्रॉम ए टू सी, यहाँ पर क्या होगी फ्रॉम ए टू डी, यहाँ पर होगी फ्रॉम ए टू ई। तो साथ डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखते हैं तो साथ में डायरेक्शन भी लिखते हैं। क्लियर है। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए ठीक से, ठीक है भाई, और मैं भी ऑब्जर्व करता हूं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या, देखो हर एक केस में आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हर बार डिस्टेंस से छोटी आ रही है, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, छोटी होती है डिस्टेंस से, ठीक है भाई। या तो छोटी होगी डिस्टेंस या फिर उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटी या उसके बराबर होगी। इस केस में बराबर है और बाकियों केस में क्या है भाई, बाकी केसेस में डिस्प्लेसमेंट छोटा है। चलिए भाई अगला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज यूनिक पाथ। ठीक है भाई, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा वो यूनिक होता है। कैसे, देखो जरा,
ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिक है, ए से लेके सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिक है। देखिए भाई सारे बच्चे, अगर मैं बोलूँ ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक ही रहने वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक ही रहने वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है। टोटल पाथ लेंथ हो सकता है ये वाला पाथ फॉलो किया हो बॉडी ने, हो सकता है ये वाला पाथ फॉलो किया हो बॉडी ने। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है दो पॉइंट्स के बीच का वो हमेशा यूनिक पाथ होता है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो यूनिक नहीं होगा, ठीक है भाई। यानी अगर मुझे ए से भी पहुंचना है तो जरूरी नहीं है मैं सीधा ही पहुंचूं, मैं टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी पहुंच सकता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिक नहीं, डिस्टेंस यूनिक नहीं होते। अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको बताऊं तो आपको उससे ये आइडिया नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करके, ठीक है, फाइनल पॉइंट पर आया है, ठीक है भाई। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स से हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है भाई, जरा समझना। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है भाई, मैंने बोला एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूँ भाई ऐसे कवर करके आ रहा है भाई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से ऐसे पहुँच रहा है, ठीक है भाई, तो ऐसे कवर करके बी पे आया। अब आपको बताना है इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए बताइए। और मैं बोलता हूँ भाई इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 7 मीटर है, ठीक है, तो चलिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ए से लेकर बी तक आने में इसने सर्कल का क्या बोलेंगे बेटा, 3/4 यानी 3/4 पार्ट कवर किया है, ठीक है भाई। ये जो पार्ट है वो क्या है भाई, सर्कल की सरकमफेरेंस का 3/4 है। तो डिस्टेंस तो होगा भाई 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, रेडियस है 7, क्लियर है। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, 2 से 2 कट जाएगा और इस वाले 2 से फिर ये 2 कट जाएगा। तो 11 3 से कितना हो गया भाई, 33 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा? तो डिस्टेंस तो बेटा ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो बेटा, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अगर देखा जाए ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस है और ये भी 7 मीटर है, तो इस हाइपोटेनियस की मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है भाई। तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होगी, 7 मीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा बेटा कितना भाई, ये आएगा हमारा 2√7 मीटर। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से आपने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से एक दूसरे के अलग हैं। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। होप आप सब बच्चों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ऐसे करके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ, स्पीड। तो चलिए बेटा समझते हैं स्पीड को, ठीक है भाई, आ जाइए। तो स्पीड को स्पीड से समझेंगे। तो स्पीड क्या होती है बेटा, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन, ठीक है भाई, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन। दूसरा क्या है भाई हमारा, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई, यानी एक यूनिट टाइम के अंदर हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ये हमारी क्या भाई स्पीड है, ठीक है भाई। अब यानी कहने का मतलब 1 सेकंड के अंदर, यूनिट सेकंड का मतलब है 1 सेकंड के अंदर, 1 घंटे के अंदर मैं जितना डिस्टेंस कवर करता हूं वही मेरी स्पीड है। अगर मैं 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर कवर करता हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर कवर करता हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैथमेटिकली स्पीड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है भाई। हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, अगर हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है उसको अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगी, स्पीड निकल कर आएगी। अब स्पीड की यूनिट्स क्या होती है बोलो बेटा, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। उसको हम इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड और अदर यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, देख लेना।
अब स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी कार या फिर बाइक के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। तो स्पीडोमीटर हमें क्या दिखाता है, स्पीडोमीटर हमें जो स्पीड दिखा रहा है वो कैसी स्पीड दिखाता है बोलो बेटा, वो हमें जो स्पीड दिखाता है, पहली बात तो वो जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्पीड दिखती है, ठीक है, वो क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो वो अलग स्पीड दिखाता है, लेकिन साउथ की तरफ चलने पर वो ये भी इंडिकेट करता है कि आप साउथ की तरफ चलते हैं, नहीं करता ना कभी, वो सिर्फ स्पीड दिखाता है आप किसी भी डायरेक्शन में चलें। इसलिए यहां पर मैंने लिखा है रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कैन बी जीरो और पॉजिटिव, स्पीड या तो जीरो होगी, अगर नहीं चल रहा कोई ऑब्जेक्ट तो जीरो है, और चल रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कवर्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है भाई। अब स्पीड भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है भाई। तो कितनी तरह की स्पीड से जरा समझते हैं। सबसे पहली स्पीड क्या बोलो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, जो कभी होती नहीं है। इसके नाम से पता लग रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब वो स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है, इसे हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे मैं कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब है चेंज ना होने वाली, यूनिफॉर्म का मतलब भी यही होता है, चेंज ना होने वाली स्पीड। तो ऐसी स्पीड जो चेंज ना हो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अब ऐसा कैसे होता है जरा समझते हैं। तो इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन एनी डायरेक्शन, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में चलती हुई मानी जाती है। समझते हैं कैसे। अगर किसी बॉडी ने पहले घंटे में 10 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर ही चले, और तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चले, तो पहले घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी, कैसे निकालेंगे बेटो, 10 किलोमीटर यानी डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को अगर मैं 1 घंटे से डिवाइड करूंगा तो स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी 10 को अगर मैं 1 घंटे से डिवाइड करूंगा, बताओ 10 किलोमीटर चलने में यहां पर भी कितना घंटा लगा है, 1 घंटा ही लगा है, ठीक है भाई। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 ही घंटा इसने लिया है, ठीक है भाई। तो इसकी स्पीड भी क्या होगी भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक घंटे में इसकी जो स्पीड है वो सेम है। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आगे नहीं आ गया? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हर एक घंटे में या हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और अगर हमारी स्पीड बदलती रहे तो डेली लाइफ में तो ऐसा ही होता है, हमारी स्पीड बदलती ही रहती है, तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब ही बदलना होता है, ठीक है भाई। तो वेरिएबल स्पीड क्या होती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। चलिए भाई समझते हैं। अगर पहले घंटे के अंदर अगर मैंने 10 किलोमीटर चले, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरे घंटे यानी अगले घंटे में अगर मैं 5 किलोमीटर ही चल पाता हूं तो मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और उससे अगले घंटे यानी तीसरे घंटे में अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर चल लेता हूं, 20 किलोमीटर चल लेता हूं, तो मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से हर एक घंटे में स्पीड बदल रही है, और ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। या जो ऑब्जेक्ट इस स्पीड को, जिस ऑब्जेक्ट के पास ये स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है भाई? तो नॉर्मल सी बातें, बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी एक तरह की स्पीड होती है। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है भाई, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उसकी स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी। किस तरीके से जरा समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है, हिंदी में बताऊं तो एक क्षण। क्षण कैसे कैप्चर करेंगे देखो जरा। तो नॉर्मल सी बात, अगर एक बाइक चल रही है और चलते चलते क्या हो, अगर मैं बाइक को फ्रीज कर दूं, मैं बाइक को बोल दूं स्टैचू, और वो स्टैचू हो जाए, ठीक है भाई। तो या फिर मैं क्या करूं, उसका एक फोटो क्लिक कर लूं, तो फोटो क्लिक करने पर क्या होगा, वो बाइक रुकी हुई महसूस होगी। तो जब मैंने उस बाइक की फोटो क्लिक की, ठीक है भाई, तो फोटो क्लिक करके जब मैं जूम करके उस फोटो को देखूं, ठीक है, और बाइक के स्पीडोमीटर के अंदर जो स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं यहां पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ
बॉडी। ठीक है भाई, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक बाइक मोशन में है, कार मोशन में है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं उसका फोटो क्लिक कर पे अगर स्पीडोमीटर का फोटो क्लिक करके मैं उसमें स्पीड देखता हूँ, तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी भी छोटे से इंटरवल में जो बॉडी की स्पीड रही होगी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये जो इंस्टेंट है, जिस टाइम आपने फोटो क्लिक किया वो बहुत छोटा सा इंस्टेंट रहा होगा, और अगर इंस्टेंट बहुत छोटा है, अगर ये इंस्टेंट का मतलब इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ये इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा है, ध्यान देना, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो भी बहुत छोटा होगा, है ना। जब आपने फोटो क्लिक किया होगा तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगा होगा, तो टाइम कितना लगा? बहुत छोटा टाइम लगा। और उस छोटे से टाइम के अंदर बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? बहुत छोटा कवर कर लिया। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलिए भाई समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिखते हैं। उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, देखो बेटा। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिखूंगा? स्पीड लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा चेंज इन पोजीशन या डिस्टेंस कवर्ड, और यहाँ पे लिखा जाएगा टाइम इंटरवल। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब है टाइम इंटरवल, डेल्टा एक्स का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया है, सॉरी ये जो टाइम लिया गया है वो बहुत छोटा है। तो कितना छोटा है? बहुत छोटा है। तो लिमिट, LIM का मतलब है लिमिट, और डेल्टा टी इसको बोलते हैं डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। एरो को बोलेंगे टेंड्स टू, और यहाँ पे लगा देंगे 0। इसका मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 या टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत छोटी है, लगभग 0 के पास, 0 नहीं है बट 0 के बहुत पास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इंटरवल बहुत छोटा है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे दिखाते हैं। या जब भी कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाती है तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है? उसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में दिखाते हैं। अभी डेरिवेटिव क्या होते हैं इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा की जगह dx डिवाइडेड बाई dt भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो dx बाई dt, या फिर आगे d हम तभी लगाते हैं जब ये क्वान्टिटीज़ बहुत ही छोटी होती हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया नहीं आया भाई? अब हम चलते हैं अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड को। तो चलिए बेटा समझते हैं एवरेज स्पीड को। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है जरा समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि किसी बॉडी ने अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं, और उन इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर उनकी जो उनकी जो स्पीड्स निकल कर आई हैं वो अलग अलग निकल कर आई हैं। अब इतनी सारी स्पीड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्लियर है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। अब मानिए भैया आप एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उस प्रैक्टिकल के अंदर आपने 10 वैल्यूज़ निकाली है, 10 रीडिंग निकाली। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं सेम प्रैक्टिकल के अंदर आपने 10 रीडिंग निकाली। तो जब आप मैम के पास जाएंगे तो मैम आपसे कोई एक रीडिंग पूछेगी, तो आप एक रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? उन 10 रीडिंग का एवरेज निकालकर मैडम को दे देंगे। हमेशा हम यही करते हैं, है ना भाई? तो सेम हम क्या करने वाले हैं भाई? इन सभी स्पीड्स का एवरेज निकालने वाले हैं। तो जब हमारी स्पीड्स वेरिएबल आती हैं तो हम क्या करते हैं? उन सारी स्पीड्स का एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन ये एवरेज ऐसे निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, जरा जानते हैं भाई। ठीक है, तो भाई एवरेज स्पीड होती क्या है? तो डिफाइन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम तभी डिफाइन करते हैं, या एवरेज स्पीड हमने सिर्फ वेरिएबल स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ही डिफाइन की है। दूसरी बात, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, x1, x2, x3, xn। तो इन सभी डिस्टेंसेस को हम जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इन डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए उसने टोटल कितना टाइम लिया है वो टोटल टाइम भी नीचे जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारी जो स्पीड निकल कर आएगी वो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। एवरेज स्पीड के ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये सबसे अलग दिखे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब चलिए भाई देखिए जरा कि भाई एवरेज स्पीड इन डिफरेंट केसेस, तो अलग अलग केसेस में हम एवरेज स्पीड कैसे कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो इंटरवल्स हैं, सबसे पहला केस ले रहा हूँ भाई मैं, मान लेते हैं ये जो इंटरवल्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। तो सारे इंटरवल्स को अगर मैं बराबर मान लेता हूँ, किसके? टी के बराबर मान लेता हूँ, तो अब एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए भाई समझते हैं ज़रा। तो एवरेज स्पीड निकालने का थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बोलो बेटा जी? तो पढ़ा था हमने x1 जमा में x2 जमा में x3। ठीक है भाई, अप टू xn। ठीक है, नीचे डिवाइड किया था भाई t1 प्लस में t2 प्लस में t3 अप टू tn।
बात समझ में आ रही है। अब ये टाइम इंटरवल तो सारे एक जैसे हैं, तो मैं t1 की जगह t लिख दूंगा, t2 की जगह भी t, और t3 भी t, और tn भी क्या होगा t। सारे टाइम इंटरवल एक जैसे तो हैं। तो अगर इन सभी टाइम इंटरवल्स को मुझे कितनी बारी जोड़ना है, n बारी जोड़ना है, ठीक है। तो t जोड़ूंगा n टाइम्स, तो कितना निकल कर आएगा, nt निकल कर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो बेटा, डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा यहाँ पर nt। समझ में आगे नहीं आ गया? चलिए भाई, nt है, आंटी नहीं है ये। अब मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान देना भाई, यहाँ पर मैं यहाँ से x1 को लिख सकता हूँ क्या, x1 बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा v1 इंटू में t1, है ना। तो मैं x1 को लिख सकता हूँ v1 इंटू t1, x2 को v2 इंटू t2, ठीक इसी तरीके से बाकी सबको भी लिखूंगा। तो चलिए भाई, एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी, x1 को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ v1 इंटू में t1, ठीक है भाई, v2 इंटू में t2, v3 इंटू में t3 अप टू vn इंटू में tn, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो बेटा, n इंटू में t, ठीक है भाई। अब आप देख पा रहे होंगे ये t1 t2 t3 सारे क्या है भाई, ये सभी t के बराबर है, सभी आपस में बराबर है। तो ऊपर से मैं t कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई v1 v2 v3 अप टू में vn, और नीचे क्या बोलो बेटा, n इंटू में t। तो t से आप t को काट देंगे, और जो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो v1 जमा में v2 जमा में v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n निकल कर आती है, ठीक है भाई। तो ये निकल कर आ गई आपकी एवरेज स्पीड। लेकिन आपको इस तरीके से एवरेज स्पीड तभी कैलकुलेट करनी है जब सारे टाइम इंटरवल्स आपको बराबर दे रखे हो तब, ठीक है भाई। समझ में आया नहीं आया भाई? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आ गया। तो इस वाले केस में क्या बोलो बेटा, इस वाले केस में जो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आई है इज द अर्थमेटिक मीन। इसको हम क्या बोलते हैं, आप 11th क्लास के अंदर में पढ़ेंगे, आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड निकल कर आती है वो हर एक स्पीड का क्या होती है, एवरेज मीन होती है, ठीक है भाई। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल स्पीड्स, ठीक है भाई। समझ में आगे नहीं आगे? चलिए भाई, अब अगला केस लेते हैं भाई, ठीक है। इस वाले केस को नोट कर लीजिए। अब हम अगला केस लेंगे, लिख लिया बेटा जी, वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए, तो अब यहां पर मैंने क्या ले लिया बोलो बेटा, अब यहां पर मैं लेता हूं अगर मैं सारे डिस्टेंसेस को बराबर ले लूं, ठीक है, अगर मैं सारे डिस्टेंसेस को बराबर ले लूंगा तो सभी डिस्टेंसेस को मैं बराबर मान लेता हूं x के, ठीक है भाई। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं सारे चले गए डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं, बट टाइम इंटरवल जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी, तो उस केस में सारे x तो बराबर होंगे, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अप टू x, ठीक है भाई। लेकिन जो चले गए टाइम इंटरवल्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे, क्लियर है। तो इसको मैं लिख लूंगा इस तरीके से। अब सब x को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना निकल कर आएगा, nx। अब टाइम्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो एवरेज स्पीड बराबर यहां पर आ जाएगा, ये सारे x को जोड़ने पर हमारे पास आएगा n टाइम्स ऑफ x, और जो हमारे टाइम इंटरवल्स हैं वो क्या होंगे बोलो बेटा। तो t1 को हम क्या लिख पाएंगे भाई, यहाँ पर t1 को हम लिख पाएंगे यहाँ पर x1 बाय v1, t2 को लिख पाएंगे x2 डिवाइडेड बाय v2, और x3 को लिख पाएंगे v3 अप टू xn बाय vn, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब सिंपल सी बात है, x तो क्या है भाई बराबर है, चले गए डिस्टेंसेस तो यहाँ पर क्या है भाई बराबर है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो nx यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 बाय v1 प्लस में 1 बाय v2 प्लस में 1 बाय v3, ठीक है भाई, अप टू 1 बाय vn। समझ में आगे नहीं आ गया आपको? होप क्लियर हो गया होगा। x से अब x को हम काट देंगे, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, तो यहाँ पर आ गया हमारा v एवरेज। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लूंगा, इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा और इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय v एवरेज, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय n, 1 बाय v1 प्लस में 1 बाय v2 प्लस में 1 बाय v3 अप टू 1 बाय vn। समझ में आगे नहीं आ गया? तो इस तरीके से मैंने इसका एवरेज निकाल लिया। होप आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो पिछले वाले केस में जो हमने निकाला था वो सभी स्पीड्स का एवरेज, वो सभी स्पीड्स का क्या था बेटा, अर्थमेटिक मीन था। इस केस में जो हमारे एवरेज स्पीड निकल कर आई है, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है इज द ज्योमेट्रिक मीन। JM का मतलब बेटा ज्योमेट्रिक
मीन, ठीक है। इस केस में सॉरी मैंने ज्योमेट्रिक मीन बोला, हार्मोनिक मीन बोलते हैं, सॉरी इसको हार्मोनिक मीन, HM मतलब हार्मोनिक मीन। ये सारे मतलब आपको समझ में आएंगे 11th क्लास की मैथ्स के अंदर, ठीक है भाई, हार्मोनिक मीन। तो इस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आई है वो सभी स्पीड्स का हार्मोनिक मीन है। और हार्मोनिक मीन हम ऐसे निकालते हैं, जितनी स्पीड होती है वहां पर, यहां पर हम उतना ही n रखेंगे। तो एवरेज स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल स्पीड्स, ठीक है भाई। तो होप आप सब बच्चों को स्पीड का, एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारा समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम वेलोसिटी करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम वेलोसिटी को समझेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए भाई, थैंक यू।